पेट्रोल जरा महंगा हो गया है, जरा तो जरा? खैर कहना। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरूरत है ताकि, लेकिन इतनी हर कोई कोशिश करता है कि मेडिकल प्रोफेशन दे और ये सबसे कम्पिटिटिव वही है। मैरिज का कुल्ला कुल्ला कतर हो रहा है। क्या धारी इतना बुरा बॉलर होता है? दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। तो ये इंसानी मसला है, ये पाकिस्तानी मसला नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग। और मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ सहरिश जुहेब और मेरे साथ हैं फ़हीम खान जो कि बीमार हो गए थे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ऐसा ही है काफी हद तक जी, काफी हद तक। देखिए बीमारी तो जिंदगी के अंदर आती जाती रहती है, जैसे खुशी परेशानी जिंदगी का एक हिस्सा है, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी पैसे बहुत सारे हैं, कभी तनख्वाह भी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें इसी के साथ जीना है और इसी का नाम जिंदगी है। इसीलिए आज की बड़ी अच्छी बात आपके साथ शेयर करेंगे कि मायूसी कुफ्र है और अगर देखा जाए तो इसके बरअक्स उम्मीद ईमान है। तो मौजूदा मुआशी हालात में हम इसी तलकीन के साथ जो है आज के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम सब के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। महंगाई बहुत ज्यादा है और हालात हर गुजरते दिन के साथ सहरी साहिबा मजीद खराब हो रहे हैं। उसकी वजह यह है ना कि पेट्रोल जरा महंगा हो गया है, जरा तो खैर कहना। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है ताकि, लेकिन इतनी लेकिन नहीं आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अब क्या इस पर कहें, बस महंगा तो हो गया है, सब्र ही किया जा सकता है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर सब कुछ महंगा हो जाता है। तकरीबन 400 अशिया खुरनोश महंगी हो जाती हैं। लेकिन हम फिर उम्मीद की बात करेंगे कि हर रात के बाद सवेरा है, तो लिहाजा अच्छे वक्त के मुंतजर रहें। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह यू विल हैव पॉजिटिव। तो प्लीज हमारी इस गुजारिश पर थोड़ा अमल करें। आप भी पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के बाद काबीना के नाम भी फाइनल। वजारत खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद के पास, वजारत दाखिला सरफराज बुख्ती, जबकि खारजा के मामलात जलील अब्बास जीलानी देखेंगे। निगरान सेटअप की निगरानी करने वाली कौन सी शख्सियत की महारत क्या है, ये आज आपको बताएंगे। जमीन फटी ना आसमान गिरा। रानीपुर में 10 साला घरेलू मुलाजमा की तड़प तड़प कर दम तोड़ने की वीडियो देखकर इंसानियत लर्जा उठी। मुल्जिमान जिम्मेदारान पकड़े जा चुके। हकीकत का खोज लगाने के लिए कब्र कुशाई के बाद बच्ची का पोस्टमार्टम आज होगा। क्रिकेट फैंस के लिए वर्ल्ड कप से कबल बुरी खबर। फास्ट बॉलर नसीम शाह की इंजरी की खबरें जेर गर्दिश। सिलेक्टर्स के बाद सहाफियों की जानिब से भी भूल जाने पर धानी नाराज। वहाब रियाज की रिटायरमेंट, खेल से जुड़ी सारी खबरों का जायजा लेंगे आज। और मोबाइल फोन की लत, सोशल मीडिया का जायद इस्तेमाल डिप्रेशन की वजह करार। लत से छुटकारे के लिए नई थेरेपी मुतारिफ। ये तरीका इलाज क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ये तो है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात होगी। और अब आ जाते हैं ट्विटर पर, और क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर पर क्या ट्रेंड्स हैं, आपको बताते हैं। जस्टिस फॉर फातिमा ये टॉप ट्रेंड है। रानीपुर की फातिमा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड में सारिफीन सिंध हुकूमत से कम सिन 10 साला मुलाजिमा को तशद्दुद के बाद कत्ल होने पर इंसाफ मांग रहे हैं। और यकीन जानिए ये वीडियो देखकर लग रहा था कि शायद दिल बंद हो जाएगा, ये जमीन फट जाए, हम इसमें गड़ जाएं, कि इंसानियत शर्मा जाए। सफाकियत की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है। इस बच्ची को तड़पता हुआ देख के हर आंख अश्कबार है कि रोंगटे खड़े हो गए। जुल्म की इंतहा है। कौन लोग हैं ये? सारिश, ये हम ही लोग हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हम ही लोग हैं और हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए जस्टिस फॉर ज़ैनब से जो सिलसिला शुरू हुआ था, फिर वो जस्टिस फॉर रिजवाना पर आया, फिर जस्टिस फॉर फातिमा पर आ गया है। ये जस्टिस फॉर तो वही रहता है, लेकिन जब तक ये जस्टिस मिलेगा नहीं तब तक ये नाम बदलते जाएंगे और ये हरकतें जो हैं ये होती रहेंगी। किसी एक को आप जरा लटका के देखिए सूली के ऊपर और सदा दे के देखिए, संसार करके देखिए, उसके बाद देखिएगा कि ये किस्से, ये कहानियां और ये वाकयात जो हैं वो किस तेजी के साथ रुकते हैं। लेकिन खैर अफसोस हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसे फॉलो करना जरूरी है हर शख्स के लिए। वी आर द लॉ बाइंडिंग सिटीजन्स, तो हमें ये फॉलो करना होगा। खैर
इस पर हम मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन अभी हैशटैग नसीम शाह जो हैं वो भी ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह भी ट्रेंड में शामिल इस वजह से हुए हैं कि ज़राए की जानिब से हमें पता ये चला है कि लिंकन लीग पर, प्रीमियर लीग पर जो है वो इंजर्ड हो गए थे और कौम काफ़ी अफसरदा भी थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही नसीम शाह के बयान ने क्रिकेट शायकीन को खुश कर दिया है। वो बिल्कुल फिट हैं और एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को खुश करते हुए नजर आएंगे। नसीम शाह, याद रखिएगा सारिश, इस वक्त वो बॉलर हैं जो कि शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा अच्छी फॉर्म में बॉलिंग करवा रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि नई बॉल को स्विंग करने में इस वक्त वो महारत दिखा रहे हैं कि 2 Ws वसीम वकार की याद ताजा करा दी। क्या बात है आपकी, और माशाल्लाह वैसे बड़े स्मार्ट हैं, हमें एड्स में भी नजर आ रहे हैं, तो मोराल इनका काफी हाई है, मोटिवेटेड है और फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। अब जनाब आ जाते हैं उसी खबर पर जिसने यकीन जानिए कल से दिल दुखाए हुए हैं। ना सिर्फ मैं अपनी बात करूंगी, पूरी पाकिस्तानी कौम अफसरदा है। सोशल मीडिया को देखकर पता चल रहा है हर कोई अपने तासुरात का इजहार कर रहा है, जगह जगह पोस्ट लगाई गई हैं और इंसाफ मांगा जा रहा है कि जस्टिस फॉर फातिमा। कमसिन बच्चों को मुलाजमत पर भेजने से रोकने और उन्हें तशद्दुद से बचाना शायद रियासती इदारों और हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। रिजवाना अंदलीब के बाद फातिमा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन गई है। 10 साल की गुड़िया और इतना मासूम चेहरा कि उसको देखकर यकीन जानिए कि दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ ये छोटे बच्चों को किसी के घर भेजने से पहले आप देखिए, उनका एटलीस्ट पता तो रखें वो किस हाल में है, और ये जो जल्लाद लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जी। और इसी पर डिटेल में बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं रानीपुर से, नदीम शेख, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी नदीम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है धर्म की और वहशत का रानीपुर में पेश आया है। रानीपुर के पीर सैयद अरशद शाह की हवेली से मासूम बच्ची का लाश बरामद हुआ है, जिनके जिसम पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद है। मामले का जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जो है पुलिस तारक में आ गई है। DIG सखा जावेद जिसका ने नोटिस ले लिया है, जिसने ऐसे जो रानीपुर थाना अमित के चांग को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाक़े की जो है छोटी रिपोर्ट देने पर डॉक्टर फता मेमन को भी गिरफ्तार किया गया है और आज जो है मुलजिम को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुझे ये बताएगा नदीम, जैसे कि इस बच्ची की मां ने कहा कि उसके दीगर बच्चे भी यहाँ पर कैद हैं, उनकी बाजियाबी के लिए कुछ किया गया है? जैसे पहले जो ने उनकी बच्ची की मां ने बयान दिया था, मेरी दूसरी बच्चियां भी वहाँ पर कैद है, उन्होंने बयान जो दिया था मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। अब जो है उनकी दोनों बच्चियां हैं उनकी माँ के पास मौजूद है। उसके बाद जो है उनकी माँ ने ये बयान दिया है कि मेरी बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। अच्छा नदीम, ये बताइएगा, ये पीर असद शाह का भी बयान आया है कि उन्होंने इसमें कोई उनका कोई अमल दखल नहीं है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि CCTV फुटेज भी मैंने ही दी है, तो इस CCTV फुटेज का क्या मामला है? ये जो है ये पहले असद शाह ने ये बयान दिया क्या हमारी बच्चे जैसी हैं, हमने इनको अपने बेडरूम में बीमार थी इसलिए बेडरूम में उनको सुलाया था, और जो CCTV फुटेज है वो भी हमने वारसा को सेंड किया। लेकिन CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि असद शाह जो है बेड पर सोया हुआ है और बच्ची जो है तड़प रही है, तड़पते उन्हें अपनी जान दे दी है, और बच्ची के जिस्म पर जो है तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस वीडियो में 2 दीगर खवातीन को देखा जा सकता है, वो कौन है, उनका बयान दिया गया है? नहीं, उनको तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इसके वाक़े में जो है मुलज़िम अरशद शाह की बीवी भी है, लेकिन उनको भी ताल जो है पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। नहीं, शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया, उनसे पूछगछ भी नहीं हुई अभी? उसकी जो बीवी है मुलज़िम हिना शाह, उनकी जो बच्ची की वालदा है, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने भी जो है मेरी बच्ची को तशद्दुद किया है, जिसके बाद उसकी मुलज़िम की बीवी को भी FIR में दर्ज किया गया, लेकिन ताहाल जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा नदीम, कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश में हैं कि इस बच्ची को कुछ जहरीली चीज दी गई है जिसकी वजह से ये तड़प रही थी, इस हवाले से क्या खबरें आपके पास? जी, ये बच्ची जो है वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले के जो है 1 हफ्ता हो गया है जिसको छुपाया जा रहा था। जब CCTV फुटेज सामने आई तो ये मामला सोशल मीडिया पे आ गया, जिसके बाद जो पुलिस तड़क में आ गई। अब आप देख सकते हैं CCTV में या वहाँ पर जो है बच्ची तड़प रही है, लेकिन मुलज़िम जो है वो सोया पड़ा हुआ है। कोई जो है बच्ची की चीख नहीं सुनी है, पुकार नहीं सुनी है,
बच्ची जो है तड़प तड़प करने उन्हें जान दे दी है। नहीं तो ये बताइएगा नदीम साहब, ये जो पीर असद शाह हैं, ये क्या मतलब इनका इतना दबदबा है कि कानून से भी बालातर हो गए हैं कि कानून इनके हिसाब से चलेगा? डॉक्टर ने इनकी मर्जी की रिपोर्ट दे दी है और तफ्तीश जो है तफ्तीशी अफसर ने इनके कहने पे नहीं की। ये क्या मामला क्या है इनका, आखिर इतना असर और रसूख किस चीज पर है? मैं आपको ये बता चलूं कि ये जो मुलज़िम अरशद शाह है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी और MBA पीर सैयद अहमद रशा जिलानी जो साबका MNA और MBA उनके ये भतीजे हैं, जिसके वजह से पुलिस जो है एक्शन नहीं रही थी, सियासी दबाव की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस की जानब से जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन मामला जब मीडिया पे आ गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया नदीम शेख, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे और अल्लाह मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचे और इनके साथ कानून जो है ना वो आनी हाथों से निपटे। जो कुछ इन्होंने किया है कि बहुत दिल दुखी है, वाकई ऐसा ही है। और मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा कि अब भी अगर नहीं जागेगा कानून तो न जाने कब जागेगा, क्योंकि जस्टिस फॉर ज़ैनब को लेकर के जितना इस वक्त एहतजाज हुआ था उस वक्त पे आपको भी पता है, फिर ऐप्स भी बनाई गई थी CPLC की जानिब से और एक बहुत बड़ा इकदाम लिया गया था। पर अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि ये सारी सिर्फ मीडिया टॉक्स ही होती हैं सारिश, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती है कार्रवाई, क्योंकि ये वाक़यात होते चले आ रहे हैं और न जाने कब जाकर के। लेकिन चले फिर भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो ना दर्ज करने वाला मुहर्रिर भी पकड़ा गया है और उस डॉक्टर को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। एक और बहुत अहम मसला जिस पर हमने बात अब करनी है फहीम, हजारों तलबा का मुस्तकबिल है जो कि दाव पर है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाए हजारों बच्चे सिस्टम की नाअहली से सख्त परेशान है। कल मेरी बात हुई थी बच्चों से जिसमें लारैब थी स्टूडेंट्स, उनसे आपकी मुलाकात करवाई थी। इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। और कल ही हमने एक और स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाई जिन्होंने निगरां वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा था। तो ये क्या मसला है, यहाँ तक कि ये बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं, ये जालिम लोग हैं जो कि हमारी राह में रुकावट बन रहे हैं। मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगरां वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जावेद साहब ये बताइएगा कि सर कल पंजाब में हमने देखा जो सूरत हाल थी, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे अपनी तालीम को छोड़कर एहतजाज में लग गए हैं और काफ़ी जगहों पर जो है वो उन्हें इधर उधर तितर बितर करने के लिए तशद्दुद भी किया गया। लेकिन ये कोई ख़ास वाक़या नहीं है, असल वजह यह है कि बच्चे अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं और जहनी दबाव की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें MD कैट एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तकरीबन इस दफ़ा भी तो पंजाब से 60,000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है और जाहिर है कि हर कोई कोशिश करता है कि मेडिकल प्रोफेशन दे और ये सबसे कम्पिटिटिव वही है मेडिकल प्रोफेशन। तो ये जो कंडक्ट कराती है वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब को हमने बनाया हुआ है एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ PMDC कराती है। तो एक्चुअली तो ये मैंडेट है सारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का, जो कि एक फेडरल बॉडी है, प्रोविंशियल पंजाब की बॉडी नहीं है। लेकिन क्योंकि पंजाब के बच्चे पीर होते हैं इसलिए हमारी उसमें स्टेक है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंतहाई शफाफियत से हो। इन 60,000 बच्चों ने compete करना है, कोई तकरीबन पब्लिक सेक्टर की 3 से 4,000 सीटों के पर और जो टोटल जो हैं वो कोई 12 से 13,000 सीटों पे। तो जाहिर है कंपटीशन का एग्जाम है। तो इंशाल्लाह ये अभी हो जाना था इस संडे को, लेकिन अब अगले संडे पे ये पोस्टपोन किया गया है, PMDC ने किया है और ये वजूहात तो वही बता सकते हैं। ये बताइएगा कि इस किस्म की डेट शीट बनाना किसका काम है और क्या ये सारी गलती सिस्टम पर डालना दुरुस्त होगा या शऊर की इतनी कमी है कि तलबा अभी तो मेडिकल इम्तिहानात से फारिग ही नहीं हुए और नए एंटी टेस्ट की तारीख दे दी जाए? ये तो किसी भी मुहज़्ज़िब मुआशरे के साथ एक बहाना मजाक है कि बच्चे डिप्रेशन में चले गए। देखें ये तारीख जो है, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये PMDC का अब मैंडेट है, वो देती है, हम नहीं देते, पंजाब नहीं देता। हम सिर्फ PMDC के बिहाफ पे कंडक्ट कराते हैं और उन्होंने क्योंकि पैसे भी कम दिए थे, हमारी फीस भी किसी हद तक कम की थी, तो हमने उनको फिर ये किया था कि बाकी 1,000 रुपया हर स्टूडेंट का पंजाब गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर कर रही है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि उन पे ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाए। अच्छा,
दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने भी पासिंग क्राइटेरिया 70% से कम करके 50% मार्क्स के लिए एहतजाज किया जा रहा है। क्या इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी बना दी गई है? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि ये हमारा काम नहीं है पॉलिसी बनाना एडमिशन की। ये PMDC पाकिस्तान मेडिकल बिल्कुल आपका काम नहीं है, लेकिन आप भी एक ओहदे पर हैं। यकीनन आपकी राय जो है, वो आपकी एडवाइस जो है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमसे या किसी आम इंसान से ज्यादा होगी। उस हिसाब में, उस क्राइटेरिया के साथ हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा एक मामला है, यकीनन पंजाब से जो है वो बच्चों की तादाद ज्यादा होती है, तो आपका स्टेक ज्यादा आ जाता है। तो आप जो नेगोशिएशन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो हम चाह रहे हैं कि आप जवाब दें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद आवाज़ उन तक नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे ये भी बताएगा कि निगरान सेटअप अभी जारी है, तो पंजाब की बात करें तो हेल्थ के शोबे में मजीद कौन कौन से नए इक़दाम किए जा रहे हैं, यही बता दीजिए। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप है। हमने हॉस्पिटल तो बना नहीं रहे, ना हम चाहते हैं कि बनाएं। हम पुराने हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। चाहे वो जो 14 हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें हम अरबों रुपए लगा रहे हैं। मेयो हॉस्पिटल सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल है, उधर हम 5 अरब से ज़्यादा रुपए लगा रहे हैं। 1 अरब हम जिना में लगा रहे हैं और इसी तरह सिम्स में कुछ तकरीबन 3 अरब रुपया लगा रहे हैं, ताकि हमारा ये ख्याल है कि इन हॉस्पिटल ये बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, इनको इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि इनमें बेहतरी लाई जाए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इस मसले का हल निकलना बहुत ज़रूरी था। अलबत्ता अभी 10 तारीख तो दे दी गई है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और अब हमें कुछ बात करनी है, मेरा ख्याल है क्रिकेट के मैदान से। एग्जैक्टली जी, क्रिकेट के मैदान जो है वो सज चुके हैं और वर्ल्ड कप की तैयारियां भी हो गई हैं। उससे पहले एशिया कप, फिर हमारे साथ जो है वो सीरीज़ भी जो है अफगानिस्तान वाली, उसे भी हमने देखना है। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमारे यहाँ ओहदों पर बैठे कुछ अफसरान बाला जो है वो ऐसी शख्सियात हैं और ऐसे नाजुक मिजाज होते हैं कि अगर उनसे सवाल कर लिया तो ओए तौबा अस्तगफुर, सवाल तो गुस्ताखी है। आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ली कि उन्हें जलाल आ जाता है और इज्जत माब अफसर साहिबान नाराज हो जाते हैं, बेचारे रूठ जाते हैं और फिर सवाल करने वाला शायद जिंदगी भर माफी क्यों ना मांगता रहे कि जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है, आइंदा से ट्विटर यूज ही नहीं करूंगा, मैं तो अनइंस्टॉल कर रहा हूं। भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं है ऐप्स क्या होती है। 3310 खरीदने वाला हूं, स्मार्टफोन को ही मैंने चूल्हे में डाल दिया और ऐसा ही कुछ हुआ है फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी के साथ। जनाब, इसी सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो साजिद साहब। साजिद साहब, मुझे ये बताएगा, ये क्या सिर्फ बातें ही हैं या फिर नेपोटिज्म वाकई है, वाकई अफसरशाही चलती है, नाराजगियां हो जाती हैं, माफियां चलती रहती हैं, माफियां मिलती नहीं है, ये क्या सिस्टम क्या है? बहुत शुक्रिया शहरिस, आपको और फ़हीम खान को दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत आला पैकेज है और पैकेज क्यों ना हो, गरीब घर का हो, सिंध का बेटा हो और धानी जिस तरह पाकिस्तान के लिए उभर के सामने आया, पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान सुल्तान से जो कारकर्दगी दिखाई और क्वालिटी बॉलर, नहायत ही उम्दा बॉलर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फ्यूचर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर था और मिसबा लोग से हकीकी तौर पर उससे सवाल करना चाहिए थे किन किन की पर्चियाँ वसीम जूनियर को आप सिलेक्ट कर लेते, कोई क्वालिटी बॉलर नहीं है क्या? क्या कब तक इस चीजें होती रहेंगी? फ़हीम खान है, शहरी जी, मुझे ये बताइए, मेरिट का कुल्ला कतर हो रहा है क्या? धारी इतना बुरा बॉलर होता है? अगर आप पाकिस्तान की ए टीम बात करें, जिम्बाब्वे गया, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और जूनियर जो आपने अभी एशिया कप हुआ उसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 5 विकेटें ली, मगर कहने का मकसद ये है से कोई फर्क नहीं पड़ता। साजिद साहब, आप अहमद शहजाद को भूल गए? अहमद शहजाद भी आए थे, ऐसी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। बहुत ज्यादा है। अहमद शहजाद तो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के वाहिद पहले प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर थे। उनके साथ भी विक्की ने और मिसबा ने के साथ ज्यादती की, डक्के की चोट पे ज्यादती की। मगर मिसबा की बात करूं, हफीज की बात करूं कि उन्होंने जो है क्या इंजी ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। किसी अगर आप देखें ना, 2.5 साल होने वाले लड़के को आप कम बैक कराते थे। फ़हीम अशीफ कहाँ थे 2.5 साल तक? मुझे बताइए। वसीम जूनियर वो कब से आप कैरी करते हुए आ रहे हैं, कब से उसको कैरी करते हुए आ रहे हैं? साजिद भाई, यहाँ पर तो बात परफॉर्मेंस पे तो सेकेंडरी हो गई,
प्राइमरी मैटर यह है कि एक बंदे को आप इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि उसे आपने टीम से निकाला है तो उसका नाम भी आप अनाउंस नहीं कर रहे। आपने अफगानिस्तान स्क्वाड में उसे डाला, फिर उसके बाद उसे निकाला तो निकालने पे आप ये मेंशन भी नहीं कर रहे। जिन 4 लोगों को आपने निकाला है उनके नाम आपने मेंशन किए। धानी सफाए हस्ती से गायब हो चुका है, मतलब धानी नहीं है ये तक नहीं कहा जा रहा। इग्नोरेंस लेवल इतना ज्यादा, नाराजगी का पहलू ये है कि इस पर तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है जैसे शायद कोई पर्सनल टसल पे आ गया है मामला। फहीम भाई, शहरी मुझे लगता है धानी को सेंटर कांटेक्ट नहीं देंगे। धानी ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे अपना ट्वीट पे तो तमाम वो चीजें हटा दी और मेरे अपने जराए बताते धानी तो यहाँ तक कि माफी भी मांगने की कोशिश की। जो मेरे अपने जराए बताते जुनेद जिया जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं करते रहते हैं और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट देख रहे हैं, उन्होंने मिसबा के थ्रू के हाफिज के थ्रू के निंजी के जरिए धानी ने जो मेरे अपने जराए बताते हैं उन्होंने तो गुलाम अली के थ्रू माफी भी मंगवाई है कि यकीनी तौर पर जो मेरी नाकस राय ये बताती है। मगर ये क्रिकेट बोर्ड जो जिसमें आप सिफारशी लोग कहूंगा जो यकीनी तौर पर जो पहले अपने वक्तों में जिन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बेबी ऑफ टीम जिसने पाकिस्तान को वो फतह दिखाई। अच्छा, ट्वीट भी ऐसा डिलीट किया साजिद साहब के मैं कल तलाश करती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मिला इनका वो ट्वीट, इन्होंने हटा दिया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि माफी इन्हें फिर भी मिल जाती है अगर इनका कोई मामू, कोई चाचा ताया अगर पहले से क्रिकेटर होता या खेल रहा होता तो वो माफी मिल जानी थी, लेकिन शायद वो नहीं है, लॉबी इनकी लॉबी नहीं है कुछ, इसलिए माफी नहीं है। सिंध के हमेशा नजरअंदाज कर दिया जा रहा है ना शहरी। फहीम, हमने आपने कितनी दफा सरफराज अहमद के लिए आवाज उठाई है। आप शहूर शकील को देखो, फहीम खान मुझे बताओ, शहूर शकील को चीफ सेलेक्टर साहब ये बात कह के उसको अनाउंस कर देते हैं, हम सिर्फ उसको अफगानिस्तान के लिए टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं। भाई उसे हिस्ट्री कर दी, आज प्रैक्टिस मैचों से सेंचुरी देखें किस लेवल का डाउन किया जा रहा है इतने बड़े खिलाड़ी का। कि आप उसे सिलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान भाई एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उम्मीद मत रखिएगा, उतने ही जो है वो आप परफॉर्मेंस दें जितने के लिए आपको यहां पर सिलेक्ट किया गया है। खैर, नसीम शाह की अगर बात करें सारिद भाई, नसीम शाह का क्या मामला है? क्योंकि खिलाड़ी तो जब भी अनफिट होते हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर कर ही देते हैं और नसीम शाह ने भी कहा है कि जी मैं फिट हूं और मैं अवेलेबल हूं। लेकिन बोर्ड, मेडिकल बोर्ड क्या कहता है पीसीबी का? क्या नसीम शाह है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए फिट? देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा प्लेयर पावर बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट जो प्राइवेट लीग खेले इनको तो खेलना ही नहीं चाहिए। ग्रेटेस्ट बात बोला, नसीम की बात करो, हारिस की बात करो, शहनशाह अफरीदी की बात करो, बाबर की बात करो, जितने पाकिस्तान के करंट प्लेयर जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और मेरे अपने नाकस राय ये बताती है जो है नसीम तो अनफिट है और नसीम अगर अनफिट नहीं होते, इतना इंपॉर्टेंट मैच जो 2020 का उनकी टीम का था वो कोई टीम का रेस्ट करना तो उनकी टीम तो हो गई। तो मेरा अपना 100% मैं कहता हूं नसीम अनफिट है और नसीम की अनफिट होने पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो यकीनन इतना पावरफुल नहीं है और प्लेयर पावरफुल बहुत ज्यादा है, प्लेयरों ने अपनी बात को मनवा ली और क्रिकेट बोर्ड पैनिक हो गए। सिफारशी ऑस्ट्रेलिया से लोग जो डॉक्टर आएंगे और इस तरह सुमरो साहब जैसे लोग डॉक्टर पैनल होगा और मेडिकल पैनल इतना नाकारा होगा। मुझे ये बताइए, साउथ अफ्रीका से बंदा ट्वीट कर देता है और टीम में आ जाता है। आपके सामने मिसाल मौसूल है नवाज की। नवाज जो अनफिट पाकिस्तान टीम में चले जाता है और फिटनेस पे शदाब की मिसाल दो, कितने प्लेयरों की मिसाल दो। मगर कहने का मकसद ये है फहीम और शहरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सेंटर कॉन्टेक्ट अब तक अनाउंस नहीं कर रहा, खिलाड़ी जो अपनी बहुत को बनवाना चाह रहे हैं, नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स है, इस चीजों को बहुत खराब किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है साजिद साहब। अच्छा, वहाब रियाज जो हमें बारिशों में लाहौर में वो लॉन्ग शूज पहने बड़े नजर आए थे, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है, तो मैं चाहूंगी इस पर भी थोड़ी सी अगर आप लबकुशाई करें। अच्छा साजिद भाई, ये भी मेंशन कर दीजिएगा, हुकूमत जाते ही जो है वो भी रिटायर हो गए, जब तक ओहदा था तब तक रिटायर नहीं हो रहे थे। हाँ, जब तक ओहदा था, जब वो रिटायरमेंट ले लेते थे अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए 2 वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर थे, उनके वालिद ने बड़ी खिदमत की। मगर ये वहाब का रिटायरमेंट का जो फैसला है, वहाब तो मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अहम पोस्ट पे आएंगे, कि किसी भी पोस्ट पे वो आ सकते हैं और वो यकीनी तौर पर बहुत पावरफुल है। जिस तरह पेशावर जल्मी के लिए खेलते रहे, कप्तानी करते रहे, मगर ये सियासी रिटायरमेंट है। अगर रिटायरमेंट, अगर मिनिस्टर तो उसको रिटायरमेंट का फैसला करते तो उनको
को मान ले थे, मगर अब उन्होंने जो रिटायरमेंट का जो फैसला किया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर शहरीज और फहीम खान, आप मुझे बताइए, आप दोनों इतने आला प्रोग्राम करते हैं, दुनिया में आपका प्रोग्राम सराहा जाता है मॉर्निंग शो, और आप दोनों ने सरफराज का जिक्र नहीं किया। मेरे को तो बड़ा रोना आ रहा है। नहीं, सरफराज का जिक्र मेरे जहन में था, मेरे जहन में मुझे था। बताइए, मुझे ये बताइए। सरफराज पे तो फिर भी बात होती रहती है, उनको फिर भी स्क्वाड में भी रिसेंटली शामिल भी किया गया। हम एक्चुअली उनकी बात कर रहे थे जो अभी रिसेंटली टोटली इग्नोर्ड है। देखिए, फहीम सरफराज का जिक्र इसलिए करना जरूरी है, मौजूदा टीम में अगर हारिस को आप सिलेक्ट कर ले 5 ओडीआई खेलने वाले को, और 140 ओडीआई खेला हुआ, और पाकिस्तान के लिए इतनी आला कारकर्दगी उसने दिखाई हो, तो इलाके नहीं है, उसका ताल्लुक सिंध से, और सिंध का बेटा नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है। फिर मेरे अपने जराए बताते उसको मेंटोर बना के भेज देंगे। और भाई, मेंटोर बना के भेजने का मकसद क्या? उसने घुटने टेक दिया, उसने क्रिकेट खत्म कर दी। तो ये तो आज बोल्ड न्यूज चैनल का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप सिंध के साथ ये बेइंसाफी करेंगे, नाइंसाफी करेंगे? तो ये देखें ना साजिद भाई, यही बात जो है, यहीं से तो बात शुरू हुई है कि जहां पर हमने कहा कि जी ना यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है, यहाँ रिश्तेदारियां चल रही हैं। सरफराज के पास कौन सी रिश्तेदारी है? सरफराज के पास कौन है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो बता सके कि नहीं जी सरफराज की जगह बनती है? क्योंकि अगर सरफराज को खिलाएंगे तो रिजवान परेशान हो जाएंगे, रिजवान को यह डर आ जाएगा कि जी मैं तो, मेरी फिर क्या पोजीशन रहेगी टीम में। देखिए, उनकी पोजीशन तो ओडीआई में कोई खास नहीं है। जो 60 ओडीआई खेलने, और उनके अब्बा जो यकीनी गॉड फादर, उनके जो गॉड फादर जिनको मानते हैं मिसबाह हक को, उनके कहने पे उन्होंने सरफराज को आने नहीं दिया, और रिजवान के क्लब के बेटे और उसको हारिस को लेके आए। खुला बदमाशी नहीं हो क्या? और मिक्की जो इतने बड़े पावरफुल कोच बनते थे, उनको उन्होंने पहले डरा दिया, आते इनको डरा दिया। मिसबाह ने, वकार ने और हफीज ने इनको डरा दिया। मिक्की को बोला अपने काम पे काम रखो। बिल्कुल आप ठीक है नहीं, सारी पॉलिटिक्स की बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। मुझे बस ये बता दें आपके वहाब की रिटायरमेंट ठीक है, या फिर उन्हें नहीं रिटायर होना चाहिए था, अभी खेलना चाहिए था? वहाब को खेलना चाहिए था, चांस लेना चाहिए था। वहाब का रिटायरमेंट का फैसला जो है सियासी फैसला है, जो मैं ये समझता हूँ सियासी फैसला इसलिए है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो अहम जिम्मेदारी लेंगे। मगर वहाब एक टैलेंटेड ऑलराउंडर, बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, और उनको क्रिकेट से इतनी जल्दी दरदारा नहीं होना चाहिए था। मगर जिन्होंने जो बयान दिया, जो रिटायरमेंट का आज फैसला किया, रोते हुए फैसला किया है, तो मैं समझता हूँ उनकी जो 2 वर्ल्ड कप खेले हैं पाकिस्तान के लिए, अगर 2015 क्वार्टर फाइनल में जो कारकर्दगी उसको हमको सराहना चाहिए। मगर उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दी किया है। मोहम्मद आमिर, वहाब, रियाज, मगर वही बात आ जाती है शहरी फहीम और लाकिड इस्लाकी का सिलसिला जारी है। मगर ये कब तक चलता रहेगा? चले जी, उम्मीद अच्छी फिर रखेंगे, अल्लाह बेहतर करे। मगर ये बता दें, चले आप दोनों से सवाल है, ये सऊद शकील को 22 तारीख वाला मैच खिलाएंगे? मुझे पहले तो ये बताइए, 22 अगस्त को जो के लिए सिलेक्ट किया है, नहीं ये बिठाए रखेंगे, आप ये बिठाएंगे? नहीं बिठा तो फहीम खान ज्यादती है ना, कितनी बड़ी और कितनी ज्यादती होगी। हमारा कराची का एक और लड़का जो है वो यूएस में जाकर टैक्सी चलाने पहुंच गया है, और कितनी ज्यादती होगी। फवाद आलम चले गए, नहीं है वो अब क्रिकेट में, वो कह रहे हैं मैं वहां जाकर टैक्सी चला लूंगा। देखो, फवाद आलम एक क्वालिटी प्लेयर थे, और 2010 में उन्होंने सेंचुरी बनाए, और मेरे ख्याल में 27,000 रन बनाना, इतनी आला कारकर्दगी, और शिकागो चले गए। और क्यों चले गए? पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे पहला फहीम और शहरीज, ये बताइए डिपार्टमेंट। नहीं साजिद साहब, मेरा ख्याल है कि इन सारे मसाइल पे ज़क्का अशरफ साहब को ईमेल लाइन पे लेना पड़ेगा, ताकि हम उनसे ये जान सकें इन मसाइल का हल। ज़क्का अशरफ साहब के लिए हमने बड़ी फाइट की, ज़क्का साहब के लिए हमने बड़ा बोला, और ज़क्का साहब बहुत शुक्रिया आपका। साजिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि क्रिकेट एक खेल है और लोग परेशानी का के अंदर ना बिल्कुल खुशगवार लम्हात क्रिकेट देख के गुजारते। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, वो खेलने के लिए तो काउंटी गए हैं यूएस टीम के लिए फवाद आलम, लेकिन आदर मजाक उन्होंने मुझे कहा था कि यार मैं टैक्सी चला लूंगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बस। तो ये भी है, अफसोसनाक वाकया है कि जी आप क्रिकेटर्स को इतना मजबूर कर दें कि वो अपने मुल्क भी जो है वो छोड़ के जाने को तैयार हो जाए। जब उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा तो बेचारे क्या करेंगे? सही कह रहे हैं आप। आगे अब फहीम बढ़ते हैं। एक और अहम मसला, लैंडलाइन के बाद मोबाइल फ़ोन इसलिए बनाए गए थे ताकि घर से अगर बाहर जाने वाले शख्स से हमें रब्ता करना हो तो वो मुमकिन हो सके। वक्त के साथ जिद्दत आई और एक आम मोबाइल फ़ोन ने स्मार्टफोन की शक्ल इख्तियार कर ली। टीवी ख़त्म हुआ, अखबार का मुतालिया ख़त्म हुआ,
फिर कंप्यूटर भी ख़त्म हुआ और अब सोशल मीडिया हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया। मोबाइल फ़ोन अब ऐसा है जैसे फैमिली का कोई फ़र्द, कोई ख़ास फ़र्द, उसके बगैर जीना मुश्किल है। सोते वक्त भी ये हमारे साथ, हमारे बेड पर, खाते वक्त हमारी टेबल पर, हत्ता कि कुछ लोग वॉशरूम में भी यूज़ करते हैं, इतने आदी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि गैर मयारी कहानियों पर बनने वाले उल्टे सीधे ड्रामा सीरियल्स इन मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए पूरे मुआशरे की तबाही का बाइस बन रहे हैं। चंद सालों तक पहले बच्चों के स्कूल जाने के बाद ख़वातीन घर के सारे काम करती थी, अब मेरे ख्याल है टीवी देखती हैं। बिल्कुल, वो एक दौर हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत सा कि जी डाइजेस्ट लेके बैठ जाते थे, पढ़ने में लगे रहते थे, अखबार पढ़ा करते थे। पर मोबाइल फोन ने आकर आपकी जिंदगी से बहुत सारी चीजों को निकाल दिया है, और जो चीजें वो लेकर आए हैं, आई डोंट नो कि वो क्या चीजें हैं और उनसे क्या मुश्किलात आ रही हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसी थेरेपी भी है जिससे हम इस बुरी आदत से जो है वो अपनी जान छुड़ा सकते हैं? जानने के लिए डॉक्टर मोइज ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर, मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब एक नशे की तरह एक लत बन गया है, उसके बगैर जिया नहीं जाता। बैटरी अगर मोबाइल की लो होने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। देखिए जी, पहली तो चीज ये है कि जब माशरा तरक्की करता है और तरक्की के लिए नए नए चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है। अब जैसे मोबाइल फोन आया, पर्पस तो ये था जाहिर है कि अगर आप अपने लैंडलाइन से दूर है तो आप कम से कम अपने घर वालों से इन टच रह सकते, ये पर्पस था इसका। फिर उसके अंदर वही सोशल मीडिया आ गया, स्मार्टफोन बन गया, सोशल मीडिया आ गया। अब देखिए, सोशल मीडिया में बात बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जांपल, कल मुझे एक वीडियो आई, हवाई एक बड़ा खूबसूरत जगह है, अमेरिका का हिस्सा है मगर अमेरिका से काफी दूर है। वहां के एक इलाके में आग लगी और वो आग ने इतनी तबाही मचाई कि लोग परेशान हो गए, गाड़ियां जल गई, घर जल गए। अच्छा, मुझे पता कैसे चला? किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी। तो रात को मैंने अपने बेटे को फोन किया जो कि यूएस में रहता है। उसने कहा ये हवाई का एक खास इलाका है और वहां पे ये हुआ है। तो सोशल मीडिया का फायदा ये भी है कि दुनिया के अंदर जो भी चीजें हो रही है, नई इन्वेंशंस हो रही हैं, कोई खतरनाक हादसा हो रहे हैं, तो आपको बर वक्त इत्तला मिलती है। इसका फायदा है। मसला ये है कि हमारी कौम में एहसास जिम्मेदारी नहीं। दुनिया में लोग एक मिनट होगी जी, दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने अंग्रेज को काम के वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करते नहीं देखा। जी डॉक्टर साहब, आप पानी पी लीजिए। हाँ, आपसे फिर आराम से बात है। मैं तो एग्जांपल दूंगी एक नाइफ की, कि छुरी है, इससे आप फल भी काट सकते हैं, इससे किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, जो मेरी ज़ाती राय है, कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़रूरी भी है। बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को, समझने को मिलती हैं, इन्फॉर्मेटिव मटीरियल हम इससे जो है गैदर करते हैं। लेकिन इस पे कैंपेन्स चलनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स हो, जिसमें कि लोगों को ये बताया जाए कि स्क्रीन टाइम होता है, बिल्कुल आपको सिर्फ इतने टाइम के लिए देखनी है। डॉक्टर मोइज, ठीक कह रही हूँ मैं? जी, मैं अपने बात तो सही की। सिर्फ ये शुरू कहाँ से होगा पता है आपको? जी, ये आप शुरू करें स्कूल से। वो बच्चा जो इस वक्त 5th में है, 6th में है, 9th में है, जब वो एक जिम्मेदार शहरी बनने का वक्त आएगा तो उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो स्कूल के अंदर बाकायदा हफ्ते में एक दिन इसकी एक सेशन होना चाहिए और घर में वालिदैन बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल ना करे। खाने के टेबल पे बाप अपना फोन इस्तेमाल कर रहा है, बच्चा देख के क्या सीखता है? यही सीखता है ना कि मेरे वालिद फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं साथ। ये जो तहजीब थी हमारी खाने के वक्त, अच्छा दीन भी ये कहता है खाने के वक्त खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। अब वहां खाने के वक्त आप मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं आप। तो घर और स्कूल ये दो जगह ऐसी है जहां पे अगर हम किसी तरह एक मुहिम शुरू करें, और मतलब आप बोल टीवी कर सकता है, आपकी रीच इतनी बड़ी है, लोग देखते हैं आपके चैनल को, कि स्कूल में हफ्ते में एक दिन एक सेशन हो, आधे घंटे का, तमाम बच्चे जमा हो और असातिज़ा खुद इस बात को समझे, खुद इस्तेमाल ना करे फोन स्कूल के अंदर, और बच्चों को तरगीब दिलाए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके साल, 1.5 साल, 2-3 साल के अंदर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्कूल से ये चीज शुरू होगी, फिर उसके बाद घर में अगर आप ट्रेन करेंगे बच्चों को तो उस पर तवज्जो देंगे। डॉक्टर मोइज, आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर और भी बात करेंगे कि गाइड किया जाए पेरेंट्स को, बच्चों को कैसे समझाया जाए। लेकिन एक ब्रेक लेनी है। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं।
कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और अभी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोइज भी मौजूद हैं, डॉक्टर रजा शाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। इनसे भी जो दिल के मसाइल है ना, जो बड़ा नाजुक होता है, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर मोइज भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले हम मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे थे, इस्तेमाल पे बात हो रही थी। आपने बताया कि जी वालिदैन को जो है वो चाहिए कि वो बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, स्कूल से ट्रेनिंग मिले, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या इसका ये हल हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन जिस कीमत के एवज़ हमने हासिल किया है, यानी हमने कैलेंडर दे दिया, अलार्म क्लॉक दे दी, हमने कंप्यूटर दे दिया, हमने लाइब्रेरी दे दी है, हमने अखबार दे दिया, ये सारी चीज़ें देने के बाद हमें मोबाइल फ़ोन मिलता है क्योंकि अब सारी चीज़ें उसी में मौजूद हैं, तो क्या हम वापस उन चीज़ों की जानिब बढ़ें तो इसका हल मुमकिन हो सकता है? देखिए, होता यह है कि जब एक चीज जो इंटरेस्टिंग हो, उसकी आदत आपको हो जाए तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। इट्स अ हैबिट। मैं मिसाल दूं आपको। आप देखेंगे लोग मोबाइल फोन अपने हाथ में पकड़ते हैं, चाहे जा रहे हैं, चल रहे हाथ में मोबाइल फोन हाथ में क्यों रखा है? आपने मोबाइल फोन जेब में रखें? ये महंगा होता है ना सर, महंगा वाला हाथ में होता है, सस्ता जेब में ही रखते हैं। अच्छा सुने जी, ये आई कहां से? आपने देखा होगा आर्मी का ऑफिसर या SHO, SSP हाथ में एक स्टिक पकड़ता है जी। ये स्टिक का कॉन्सेप्ट ये है, अंग्रेजों ने ये शुरू किया था और अंग्रेज आर्मी में था ये, कि स्टिक जो डिनोट करती है वो अथॉरिटी और ताकत को करती है। अगर आपके हाथ में स्टिक है तो मतलब आप फील करते हैं कि मैं ताकतवर हूं। इसी तरह लोग नफसियाती तौर पर जब मोबाइल हाथ में रखते हैं तो उनको एक फील होता है, एक एहसास होता है कि बर्तरी का किसी चीज का होता है। तो जब कौम में शऊर नहीं है कि कौन सी चीज नुकसानदेह, कौन सी चीज फायदेमंद है, उस कौम को आप कैसे तब्दील करेंगे? सिर्फ इसी तरह होगा कि उम्र कम होगी तब चेंज पॉसिबल है। जब 12-13 साल की उम्र आ जाती है, 15 साल की उम्र, तो इंसान हैबिट का गुलाम बन जाता है, आदत का गुलाम बन जाता है, फिर उससे ये छुड़वाना मुमकिन नहीं है, आप जो भी कोशिश कर लें। आप देखें जेलों में मोबाइल है, मुजरिमों के पास मोबाइल है, किसके पास मोबाइल नहीं है? एक दफा मैं जा रहा था, सड़क पे ट्रैफिक जाम हो गई थी, मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो गटर में से एक बंदा निकला, नाली साफ कर रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल फोन पे बात करने के लिए मैन होल से बाहर निकला। तो अगर ये हद है आपकी कि आप मोबाइल बाथरूम में भी ले जाते हो, हर जगह मोबाइल। डॉक्टर मोइज ये बताएगा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, पेरेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ये थेरेपी क्या होगी जिससे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे और खुद भी इस लत से छुटकारा पाएंगे? कहते हैं कि अगर आप किसी से को कहते हैं कि तुम झूठ ना बोलो तो सबसे पहले आपने झूठ नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही। तो पहले तो वालिदैन जो है वो अगर इस चीज का इदराक उनको हो कि ये हमारी नई नस्ल को, अच्छा मैं ये तो नहीं कहूंगा बर्बाद कर रही है, नाकारा कर रही है, नाकारा कर रही है। आज लाइब्रेरी है, सुनसान है, कोई पढ़ता नहीं है, पार्क के अंदर लोग बैठ के गपशप नहीं करते, अगर 4 आदमी बैठे भी है सब अपने मोबाइल फोन लेके बैठे। तो पहले इदराक माँ बाप को, जब ये रियलाइजेशन हो कि यार मेरी बेटे या मेरा बेटा जो है वो ठीक है, जब जरूरत हो इस्तेमाल करे, दिन में 1-2 घंटा इस्तेमाल करे, तो पहले तो खुद बंद करे, फिर घर के अंदर इस चीज की तरगीब दे कि मोबाइल फोन इस्तेमाल उस वक्त करना है जब जरूरत हो। और फिर दर्सगाहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दर्सगाह, वहां से बच्चा जब पढ़ के निकलता है, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्लास 3-4 से शुरू करें, यानी बच्चा जो 3री-4थी क्लास में, वहां पे असातिज़ा हफ्ते में 1 दिन आधे घंटे का सेशन ले, कोई पावर पॉइंट के ऊपर कुछ दिखाए। मसला तो ये है ना कि ये 3-4 साल से पहले ही 6-7 महीने में ही वालिदैन हाथों में मोबाइल्स पकड़ाकर खाना खिलाएंगे, जब प्यूरीज जो है वो मुंह में जाएंगी, तब जब वो बच्चा कोकोमेलन देखेगा तो कैसे मुमकिन है? ये साइकोलॉजी में कहते हैं न्यूरो कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी बच्चा एक गाना सुन रहा है, कार्टून देख रहा है, साथ खाना खा रहा है, ये एसोसिएशन होगी। अब जिंदगी में जब उसे खाना खाना होगा, किसी किस्म का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप देखिए लोग खाना खाते वक्त टीवी सामने रखते हैं, टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल ये नहीं कि सुकून से, क्योंकि ये वही कंडीशनिंग है जो आ रही है। तो देखिए घर से शुरू करना पड़ेगा। हमारे वालिदैन ने जब हमें पाला, रोते थे, जिद करते थे, उस वक्त तो मोबाइल फोन नहीं था, तो वो लोरियां सुनाती थी, प्यार करती थी, घंटों बर्दाश्त करती थी बच्चे का रोना। तो आज बड़े हुए तो आज एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला था। आज के माँ बाप क्या करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई चीज लगा दी मोबाइल फोन पे, बच्चे को दे दिया, वो खाना भी, अरे मैंने तो दूध पीते 1.5 साल के बच्चे को देखा है कि उसकी माँ ने वो
कौन सी शार्क डू 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 वो लगा दी। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। इसका हल जो है वो अब आपकी बातों से हमें यही अंदाजा हुआ है कि बच्चों को सुधारने से पहले बड़ों को जो है इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल इन चीजों का, किसी भी चीज का खैर बहुत ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज, आप हमारे साथ थे। अब जो हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं डॉक्टर रजा, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। ये दिल के डॉक्टर हैं और दिल के आर्जे में जितने भी लोग मुब्तला हैं उन पर इनकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च भी है, और रिसर्च ये बताती है कि जी 4 सेकंड में, हर 4 सेकंड में एक शख्स को पाकिस्तान में हार्ट अटैक आ रहा है। ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई, और इसकी डिटेल जो है वो हम डॉक्टर रजा से ही जानेंगे। फहीम, चंद साल पहले तक तो ये गमनाक खबर सुनने को मिलती थी कि फलां बुजुर्ग का इंतकाल हो गया और उसकी वजह ये थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लेकिन अब हैरत अंगेज तौर पर हम अक्सर ये खबर सुन रहे होते हैं कि नौजवान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। बल्कि मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि समटाइम हम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिसमें कोई प्लेयर था और एकदम वो मैदान में गिरा और वो कोलैप्स हो गया, पता लगा जनाब उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। एनी हाउ ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रजा शाह में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुद्दा हमने बयान कर दिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो 4 सेकंड के अंदर हर शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है जो हमें पता भी नहीं है, वो कैसे हुआ? अभी हम बात कर रहे हैं 4 सेकंड हो गए, एक खुदा न खास्ता एक हार्ट अटैक हो। जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये हो क्यों रहे हैं, और फिर हम जवानों पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करना है पॉइंट को, दैट इज़ लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली अगर हम कराची का देखें, लाइफस्टाइल, रात में कोई सोएगा नहीं जल्दी, हमारे खाने आप उठा लें, हमारी एक्सरसाइज पे आप, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप सबसे पहले आप रात का टाइम आप देखें, कोई भी यहाँ पे 10-11 बजे सोने का कोई रिवाज नहीं। अरे तौबा कीजिए, 3-4 बजे तक हम, वो तो नॉर्मल चीज़ है, सही है ना। शादियों में आप जाते हैं 8 बजे लिखा होता है कार्ड पे, लेकिन 10 बजे से पहले कोई पहुंचेगा नहीं। तो ये हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि रात में आपने सोना ही 2 बजे, और आपने जो है सुबह काम पे भी 11-12 बजे जाना है। उससे होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो सुबह 8 बजे रिलीज होते हैं, वो नहीं होते। तो आपको एक नेचुरल किक लेने के लिए क्या करते हैं हम, चाय का इस्तेमाल, कॉफी का इस्तेमाल, ये हमारा नेचुरली बढ़ जाता है। अच्छा, हम उसमें कहते हैं कि यार अगर तुमने चाय नहीं पी या कॉफी नहीं पी तो हमें ना वो मजा नहीं आ रहा, हमारा दिन नहीं गुजरा, दिमाग सोया हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली एडिक्शन है आपकी, और ये दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस टू द हार्ट, और ये आपकी आदत बन जाती है। फॉर ईयर्स यू आर डूइंग डैमेज टू द हार्ट, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हार्ट जो है कोलैप्स कर जाता है। एक रीजन ये। दूसरी रीजन डाइट, गैर मियारी डाइट है। हम यहाँ डिबो के तेल वाले खाने जब तक नहीं खाए, हलीम, इसमें जरूरी है जब, और टेस्ट भी होता है इसमें, कोई वो नहीं है कि टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम उसको एतदाल पसंदी से खाएं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, शादियों में जाएं या आप घर के खाने आप खाएं देखें, तो उसके अंदर जब तक वो कहते हैं, जब तक रोगन वो जो नहीं होगा, तरी नहीं होगी, जब तक तड़का नहीं होगा, हार्ट अटैक कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि जब तक ये चीजें चलती रहेगी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इट्स नॉट अ बिजनेस एस्पेसिफिक, बट लाइक तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, हमारी वर्जिश का कोई आलम नहीं, हमारा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज। अभी एक रीसेंट पेपर था, मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर अभी एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 महीने पहले, मैं यूएस में था उस टाइम पे। तो उन्होंने ये कहा कि हर, मतलब हाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 500 कदम लेते हैं, विच इज इक्वल टू 400 मीटर के करीब, तो आपके जो दिल की जो रफ्तार होती है, या दिल के अंदर जो उसके अंदर हरकत होती है, वो स्टार्ट्स टू इम्प्रूव। और 3000 आपने कदम लिए, विच इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर, तो उसके अंदर आपके अंदर जो हार्ट डिजीज के चांसेस होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार हम तो बिल्कुल काम करते रहते हैं, और यार हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। एग्जांपल देती हूँ ना कि अगर आपसे सपोज मैंने एक बच्चा उठाया हुआ है गोद में, और मैं सिर्फ अपने 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर पे गई, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे ऐसे सांस चढ़ेगा, मैं हाँपना शुरू करूंगी। मतलब एक हल्का सा बच्चे का क्या वजन होता है। बिल्कुल। अब ये नौबत आ चुकी है कि हम लोग बैठ के तोंदे निकल रही हैं, मोबाइल्स हमारे हाथों में है, हम लोग बिल्कुल लेथार्जिक हो चुके हैं, विटामिन डी की हमें कमी हो चुकी है, और हम कुछ नहीं कर रहे। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और मैं यही कहता हूँ, अभी हम 7th फ्लोर पे, राइट, 7th फ्लोर, हम आदत पड़ी हुई एलिवेटर से, बिल्कुल क्यों नहीं हम चल के आते? गाड़ी भी हमने बिल्कुल, साहब ने गाड़ी बिल्कुल गेट के साथ लगानी है, थोड़ा दूर लगा लो, चल लो। हम इसलिए चल के नहीं आते कि फिर नॉर्मल होने के लिए मैं 10 मिनट बिल्कुल हाँपते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप जो है अमेरिका में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी आप अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे रेशियो बताया हार्ट रेट का कि एवरेज 4 सेकंड जो है एक पेशेंट आ रहा है, अमेरिका में तो लाइफस्टाइल फॉलो हो रहा है, वो जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं,
और वीकेंड भी बड़ा अच्छा है, हाँ जंक भी खा रहे हैं और वीकेंड भी स्पेंड कर रहे हैं अच्छे से। तो ये बताइए कि वहां क्या रेशियो है? अच्छा, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहां और यहाँ में 2-3 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वहां पे। एक तो ये कि वहां पे एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर बहुत अच्छी है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस ही फंस जाती है रोड पे, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर पे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ पे इतना कॉमन नहीं है ऐसे एवरी 4 सेकेंड्स, वहाँ पे 8 सेकंड पे ले गए। और इनिशियली इट वाज वेरी लाइक क्योंकि वहाँ पे बेबी बूमर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। याद रखें पाकिस्तान की 80% आबादी 35 साल से कम है। तो ये जो हम रेशियो बता रहे हैं 4 में 1, तो ये हम यंगर पीपल के अंदर ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वो जो यंगर पीपल है, वो जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, उनका असल मकसद क्या होता है कि इकोनॉमी को आपने उठाना है। आपने जो है ना वो एक बंदा 6 लोगों को पालता है। अच्छा, वहां पे जो मोस्टली हार्ट अटैक हो रहे हैं ना 65 साल के बाद हो रहे हैं। अच्छा। तो वो बेचारे ज्यादा पहले रिटायर्ड हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ। मैंने जितने ओबीज वहां देखे हैं ना डॉक्टर साहब, वो मैंने इतने यहाँ नहीं देखे। मतलब जितना जंक वो खा रहे हैं, तो मतलब उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ ये देसी खाने खा के इतना फर्क पड़ रहा है। उसकी एक और वजह यह है कि जो गोरे हैं, कोकेशियन जिनको हम कहते हैं, उनकी जो शरियान है वो 4 सेंटीमीटर की होती है। हम साउथ एशियन पॉपुलेशन, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हम बॉर्न होते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हम स्टार्ट ही एक नेगेटिव लेवल पे कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि हम बचपन से हमारे, अच्छा याद रखें, ये जो शरियाने के अंदर जो ब्लॉकेज होती है ना, स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 15-16। ओके। अब उसके ऊपर हम जो खाने खा रहे हैं और एक ने वाला और कर करके, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पतला आदमी होता है ना, जो बीएमआई जिसका राइट है, उसको क्या बोलते हैं, कमजोर है। थोड़ा सा तोन निकल आती है, बोलते हैं यार सेहतमंद घराने का। हम प्रमोट करते हैं ये चीजें। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम थोड़ा सा काबू पाएं एज अ माशरा, तो ये हम इन चीजों पे हम काबू पा सकते हैं। आपके ख्याल में लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमारा लाइफस्टाइल आप उसको कैसे मैनेज करके देंगे, ये बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप ऑलिव ऑयल, तो मैं समझता हूँ बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा है। कोकोनट ऑयल उससे भी महंगा, थोड़ा कम कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर लें, क्वांटिटी कम कर लेते हैं। हम पता है क्वालिटी पे तो जा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी हम नहीं, बोले ऑलिव ऑयल उलट दो। तो हमें ना उसकी क्वांटिटी अगर हम थोड़ी सी स्लो डाउन करें। दूसरी चीज वर्जिश, हरकत में बरकत है, एक कॉन्सेप्ट है ना। चाय का क्या करें जी, आपने तो चाय पे पाबंदी लगा दी कराची वाले को बेचारे। और कराची वाले भी ना रोएगा तो मर जाएगा। और कराची वाले स्पेशली चाय से चलते हैं, चलती चाय से जी। हम पेट्रोल से हमारी गाड़ियां नहीं चल रही, चाय से जाओ, चाय बना लो, शाम हो गई है चाय बना लो, सोने से पहले चाय बना लो। 10 कप तो हम मुरव्वत में पी लेते हैं सारिश के, यार कोई आया यार 2 कप चाय बना लेना, चलो तुम्हारे साथ भी 1 कप पी ले। 10 तो मुरव्वत में। इसका तरीका यही है कि आप स्लोली कट बैक करें, लेकिन इस पर डिपेंडेंसी ना दिखाएं। अब हम सबसे ज्यादा जो रात को 2 बजे वो चाय का ढाबा चल रहा होता है, और ये हमने क्योंकि चीप भी है, तो लोग जब बैठे होते हैं, जो दोस्तों की गैदरिंग्स होती है, तो चीप नहीं है सर, बड़े मतलब आपको पता है 35-35 हजार के मोबाइल चले जाते हैं ढाबों पे, वो भी खतरनाक चीज है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, नाश्ता से शुरू करते हैं। आपके ख्याल में हमें किस तरह अपना, मैं चाह रही हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं ना, जो चाहते हैं आपको फॉलो करना, आप उनको थोड़ा सा ना, मुझे पता है कि हाइट और वेट के हिसाब से भी चीजें होती हैं, लेकिन अगर एक जनरली अगर आप बताएं तो वो प्लान। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3, हम अगर उसको ब्रेकफास्ट हो, अब तो क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, बीच का तो खाना ही लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन अगर 3 नॉर्मल टाइम्स का आप खाना खा रहे हैं, सबसे पहले चाय अगर आप लेनी है तो ब्रेकफास्ट में ही लें। ओके। सिर्फ अगर लेनी, अगर 1 कप दिन की चाय लेनी तो 1 ब्रेकफास्ट के साथ ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, व्हाइट ब्रेड ना इस्तेमाल करें। इतनी बुरी ब्राउन ब्रेड होती है, कसम से मुझसे तो नहीं खाई जाती है, मुश्किल कहाँ है। अच्छा, और दूसरा एक चीज और है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ब्राउन ब्रेड से ज्यादा जहरीली, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मार्केट में अवेलेबल है, वो फुल ग्रेन, मल्टीग्रेन, फुल ग्रेन, वो ज्यादा जहरीली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ब्रेकफास्ट स्किप हो गया दैट्स इवन बेटर। लेकिन डॉक्टर साहब ये मिथ है, मैं चाहूंगी इस पर आप लोगों को क्लियर करें। बहुत कहते हैं ना जी, नाश्ता करो बादशाहों की तरह, यार ये दोपहर में स्किप कर दो, रात में फकीरों की तरह खाना खा के सो जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलोरी इनटेक तो हो रहा है आपका। तो अगर आपने वही कैलोरी अगर आप उसको वो डेफर कर देते हैं, तो आप लंच थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप किंग की तरह खाएं, यूज तो करना है ना आपने, आप खाए जा रहे आउटपुट तो कुछ। ये जो लोग कहते हैं कि रात सारी भूखा रहेंगे, इतनी लंबी फास्टिंग होगी, आपके स्टमक में एसिडिटी होगी, तेजाबियत बढ़ेगी, अंदर से ऑर्गन्स खराब होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप कर लें, रात में ना खाएं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आसान अगर हम देखा जाए तो प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, इसके इंटेक के हिसाब से आप इसे कैटेगराइज कर दीजिएगा, और साथ में एक मिथ को भी क्लियर कीजिएगा। ये जो आपने हार्ट अटैक एवरी 4 सेकंड वाली बताई और 35 साल से कम वालों की बताई है, इसमें एक मेजर तबका ऐसा है जो ये कहता है कि जी ये वैक्सीन लगाने की वजह से हुआ है। ये आपने भी सुना होगा यकीनन, एक मेजर तबका है जो कि ये बता रहा है, और वो भी कौन सी,
आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो लगाई है ना जी, उससे हुआ है। और वो चिप्स से बल्ब ऑन हो रहे थे। यार ये इस चीज को तो सबसे पहले हमें जो है ना क्लियर करना पड़ेगा। भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैंने खुद 4 बूस्टर लगाए, 2 तो ऊपर थे और 6 बार लगा चुका हूँ। मैं खुद आईसीयू सीसीयू वार्ड्स को रन करता था, मैं पूरा उनका लीडर था। ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगाएं, प्रिवेंट करें अपने डिफरेंट डिजीजेस। ऐसा कुछ नहीं है कि यार उसमें इन्फ्लेमेशन जरूर हो जाती है शरियानों के अंदर, लेकिन उससे हार्ट अटैक का इस पर से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं कि आपने एक चाय, 2 आपने ब्राउन ब्रेड पे गए, लंच के अंदर 1 रोटी ले लें, चपाती स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई सब्जी के साथ ले लें या कोई और जिसको वेट रिड्यूस करना है वो क्या करेगा? चपाती तो वजन बढ़ाती है। दैट शुड बी फाइन। एक है क्वांटिटी, आपने देखा, क्वालिटी आप ना गिराओ, चाहे आप एक क्वांटिटी। और रात के अंदर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है ना भूखे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन आप रात के अंदर 2 चपाती ले सकते हैं, उसमें कोई उसमें कबात नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ सेडेंटरी लाइफ। आप डेस्क जॉब नहीं कर रहे, हरकत में बरकत। एक चीज मैं अपने पेशेंट्स को जरूर कहता हूँ, 5 मिनट पहले खाने से 5 मिनट बाद वॉक कर लो, एक गाना सुन लो यार, 5-5 मिनट के। अगर ये 3 स्पैन में करोगे 30 मिनट हो गए। आपको कहीं आपको पार्क जाने की जरूरत नहीं है, जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। दैट शुड बी इनफ फॉर यू। तो आप इस्तेमाल भी करो एनर्जी, आपने हरकत भी की। लेकिन मेरी बात सुने, हम जो मिठाइयाँ खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, शेक्स पीते हैं, उसके बगैर बड़े लस्सी के बगैर मजा नहीं आता पाकिस्तानियों को, तो वो क्या करें? वो तो एक जरूरी है, वो भी एक पार्ट है। लेकिन आई थिंक हमें जो देखना चाहिए वो ये कि क्वांटिटी और कितना फ्रीक्वेंट आप कर रहे हो। हर दिन, एवरी डे इज नॉट संडे, आपने हर दिन नहीं करना है ये। लेकिन अगर आपने करना है तो आप हर 2 हफ्ते में एक मरतबा, मतलब लस्सी। मैं तो आया हूँ वहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं आया तो मम्मा तो अब जैसे आपको पता है घर देसी खाने, नहीं बेटा आप कमजोर, क्योंकि मैं तो बड़ा फिट है, खिला के 7 किलोज बढ़ा दिया पिछले 2 महीने में। अब मैं तो भाग रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मतलब आप रनिंग करो, ये करो, लेकिन आप क्योंकि इतनी देसी। अब मुझे ये बताया, माशाल्लाह वहाँ पे इतने अच्छे तरीके से गोरों को सर्व कर रहे हैं, वेरी बैड। मुझे ये बताइएगा वो एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कब आएगी? यहाँ है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? माशाल्लाह NICVT एंड सिंध गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। 2019 के अंदर द फर्स्ट LVAD कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, वहाँ पे तकरीबन 15 साल पहले आई थी। अगर आपका पार्ट ऑफ द हार्ट डेड हो जाए तो वो जो है उसको रिवाइव कर देता है, पूरा मेटल है। तो यहाँ पे 2019 के अंदर डॉक्टर्स ने शुरू किया है, माशाल्लाह दे डूइंग ग्रेट जॉब। लेकिन तो स्टेंट भी 2 नंबर डाले जा रहे हैं, वो जो होता है ना डायबिटीज वालों के लिए होते हैं वो कोटेड, वो भी इतने महंगे, मतलब 1.5 लाख रुपए का। गरीब बंदा तो अपना दिल का इलाज भी नहीं करवा सकता। आई थिंक NICVT इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एवरीथिंग्स फॉर फ्री। और मैं बड़ा हैरान था वहाँ पे, आप VIP हो या आप जनरल पब्लिक हो, आपको डोर टू बलून टाइम मैच कर रहे हैं, विच इज 90 मिनट। जैसे किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो तो 90 मिनट्स के अंदर वी नीड टू गो इन। और इनका मोबाइल नेटवर्क भी जो है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए ऐसा मॉडल होना बहुत जबरदस्त चीज है। बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, और इनको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। लेकिन होपफुली यू नो, और डॉलर पैरिटी की वजह से ये जो स्टेंट्स के जो रेट्स है ना, ये काफी, क्योंकि सारे बंद बाहर रहे हैं, डॉलर आपका ऊपर जा रहा है तो फिर महंगाई हो जाती है। अच्छा, तो एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम वो कितना रिलेटिव है या नहीं है, लेकिन आप बताइए कि जो आप रेशियो बता रहे हैं ना कि 35 से लेकर 25 के बीच में हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये उन लोगों के ऊपर आ जाता है जो बड़े जल्दी दिल लगा बैठते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसकी असल वजह बनती है डिप्रेशन, एंजाइटी, और उसके बाद खाना पीना भी छोड़ के बैठे हुए होते हैं। तो ये जो दिल जले हैं, जो दिल लगा के बैठे हुए हैं बेचारे, ये कितने % इसके अंदर शामिल है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई अगर आपने दिल लगा भी लिया है तो कम से कम दिल का ही ख्याल रख लो जो लगाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वन ऑफ द हाई, जो रात में जो फोन इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियो है पूरे पाकिस्तान, मतलब दुनिया के अंदर। तो ये जो हमारे दिल जले हैं, इनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि दिल लगाओ, लेकिन सब कुछ ना लगा दो। तो ये बहुत जरूरी है, रात में ना लगाओ। हाँ, दिन में लगाओ, काम करो यार। ये हमारे, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम इसको सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मेरे ज़हन में आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आजकल ये जो वेप शुरू हो गया है, नौजवान नस्ल में वेप शॉप्स खुल गई हैं कि वो कहते थे सिगरेट से जान छुड़वाएं, दिल के लिए अच्छा नहीं है, तो हम सिगरेट से वेप पे आ गए। ये कितना डेंजरस है? सिगरेट से गए थे ई सिगरेट्स पे, ई सिगरेट से वेपिंग पे। इस पे मेरे 2 पेपर मैंने लिख चुका हूँ 8 साल पहले। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। कुछ मेरे पेशेंट्स थे वो वेप के, नॉर्मल जनरल पेशेंट्स लाइक 20 से 20, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ थी। उनके आप एक्सरे कराएं तो विद इन वीक्स जो है ना, दे आर डाइंग। और ये अमेरिका के अंदर इनिशियली इट वाज अलाउड, बट FDA ने पाबंदी लगा दी है। हमारे यहाँ तो शॉप्स खुले, मैं बड़ा हैरान था, मैंने खुद देखी है। तो आई थिंक वेप, ई सिगरेट, सिगरेट तो वाहिद चीज है इस पे लिखा हुआ स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी करता है इंसान। तो ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ ही कर रहे हैं।
ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, इनको कंप्लीट बैन होना चाहिए, कंप्लीट बैन होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे ईद के पहले एक डेटा आया था बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई जस्ट वांट टू शेयर। ईद से पहले जो टेलर्स होते हैं उनकी जो एमआई या हार्ट अटैक की शरह होती है वो अचानक बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो ये एक बड़ा एक कोई 8 साल पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि वो भी जवान लोग हैं क्योंकि उन पे इतना स्ट्रेस होता है। सहरी साहिबा, मैं आपके तवज्जो से चाहूंगा कि सबको ये सारी खवातीन को ये कहूँ कि जी अपने टेलर को जो है वो इतना प्रेशराइज ना किया करें ईद से पहले कपड़ों के लिए। अगर ईद तो आनी है, आपको पता है 6 महीने पहले से पता है जी ईद कब आनी है, 2 महीने पहले कपड़े बनवा लिया करें। जरूरी है कि जी चांद रात को ही कपड़े चाहिए। टेलर्स भी बड़े स्मार्ट होते हैं, वो दुकान पे लिख के लगा देते हैं ईद के बाद राब्ता करें और चले जाते हैं कपड़े रख के उनके ना। वो स्मार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जिन्होंने डिप्रेशन से बचना होता है उनके पास हल होते हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे दिल को जो है वो सही जगह लगाने की ट्रिक हमें बताई है। थैंक यू सो मच। और अब हम एक, मेरा ख्याल है कि वक्फे पे में जाना है, बहुत जरूरी है जी। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वक्फे में ही वॉक कर लेंगे डॉक्टर साहब। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। कुछ बात हम करते हैं। देखिए हमारी फ़हीम डेली कोशिश होती है कि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, महंगाई अपने उरूज पर है, डॉलर पहुंच से बाहर है, रुपए की बेकदरी जारी है, लोग परेशान हैं, कारोबार कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, बच्चों की फीसें कैसे देंगे, घर कैसे चलेगा। तो इस मायूसी के आलम में लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का सहारा हम लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो आएं और लोगों को थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग करें। तो इसी सिलसिले में हमने दावत दी है। अच्छा सैरिश, मैं इससे पहले कि हमारे मेहमान की जानिब बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी सिलसिले में मुझे एक बड़ा ही मशहूर वाक़या याद आ रहा है, वो है महमूद और अयाज। आपने कहानियाँ तो बड़ी सुनी होंगी जी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद गजनवी का गुलाम हुआ करते थे अयाज। तो एक बार महमूद गजनवी ने अपने गुलाम से कहा कि मेरी अंगूठी के ऊपर एक ऐसी इबारत लिख के दो जिससे मैं जब खुश हूँ तो अफसरदा हो जाऊँ और जब मैं अफसरदा हूँ तो मैं खुश हो जाऊं। और उस शख्स ने जो इबारत लिखी थी अंगूठी पे वो थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये वक्त जितना भी मुश्किल है पर गुजर जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे मेहमान का तारुफ करवाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त उमैर जालियावाला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमैर साहब समझाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, परेशान नहीं होना। बिल्कुल समझा के देखें, गुजर भी गया है, काफी हद तक गुजर गया है और अच्छे वक्त आने लगे हैं, मुझे तो बहुत करीब लग रहे हैं। सो बिल्कुल पाकिस्तान हैज डन वेल, सब लोगों ने कोप किया है। देखें चीजें इतनी महंगी थी लेकिन फिर भी लोगों ने किसी न किसी तरीके से मुमकिन बना दिया। हम पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी इस हवाले से कहते हैं ना रेजिलिएंट कौम है कि बाउंस बैक कर जाते हैं, कि लगता है कि नहीं होगा लेकिन फिर हम कर जाते हैं। तो वी हैव डन वेल और इंशाल्लाह बुरे वक्त जो है वो खत्म होने लगे हैं। बिल्कुल जी उमर साहब, बुरा वक्त जो है वो खत्म होने लगा है, लेकिन आने वाले वक्त को देखते हुए और जो वक्त गुजर रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इन मुश्किलात को बज़ाहिर जो मुश्किलात बढ़ रही हैं उनसे हल कैसे मुमकिन है। यानी हम ज़हनी मरीज भी होते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि जी हमारी तनख्वाह अगर 35,000 रुपए है और जो हमारे अखराजात 32,000 या 33,000 हुआ करते थे अब वो 38,000 पे खड़े, तो ये 3,000 का जो खसारा आ रहा है ये हम कैसे पूरा करेंगे। इसी परेशानी और इसी कश्मकश में हम डिप्रेशन भी आ रहा है, एंजाइटी भी आ रही है, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। जी ये आपको मजीद परेशान करता रहेगा। देखिए हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि दौर बदल गया है और अब जो लोग एक फिक्स नौकरी एक ही नौकरी किया करते थे और वो भी पुराने वाले अंदाज की, तो वो खत्म हो जाएंगी आने वाले वक्तों में। और दूसरा ये कि उस पर गुजारा मुमकिन नहीं है। तो तमाम लोग, अब आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने साथ साथ अपने कामों के साथ कोई ना कोई और काम साथ लगा लिया, कोई डिजिटल हासिल जिसे कहते हैं, कुछ ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो एक काम कर रहे हैं लेकिन अपनी सोर्स ऑफ इनकम यानी आमदनी की एक और रास्ता बढ़ा लेना। इसी तरीके से आप जानते हैं कि अब घरों में मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं और उसी तरीके से आप घर में हालात मुमकिन बना सकते हैं जहां आप खुद भी अच्छे रह सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं। तो जाहिर है इन हालात के अंदर ये चॉइसेस सबके लिए मुमकिन है कि जो काम कर रहे हैं। मैंने भी उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मेरे वालिद जो है मल्टीपल काम करते थे, अपने इदारे का काम भी करते थे, वीकेंड्स को पढ़ाते भी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ें और उनकी तनख्वाह में नहीं पूरा होता था। तो ऐसे ही आज के दौर की अलग चैलेंज है, चाहे वो महंगाई की वजह से आया हुआ है, लेकिन चॉइसेस हमेशा होती हैं। तो फोकस जब हम दिमाग को उन चीजों पे बनाते हैं ना कि हम कर क्या क्या सकते हैं,
तो आप देखें कि हम मसले से आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमारा दिल चाहता है कि हम उसमें से कोई हल उठाएं और उसकी तरफ बढ़ जाएं। उमैर साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें गाइड करें, ये जो मुस्तकबिल की फ़िक्र है ना कि फ्यूचर को लेके हम बड़े ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं, एक दौड़ लगी हुई है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उसमें हमारा हाल ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये कौन समझाएगा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं, ये फिर आगे जो आप जमा कर रहे हैं, ये शायद आपको यूज़ करना भी नसीब ना हो। ये तो हमारा बनाने वाला हमें समझा रहा है, और वो मोमिन की अलामात में ये बता रहा है कि मोमिन ना पास्ट के ऊपर रंजीदा है, ना गुजरे हुए कल के ऊपर रंजीदा है, ना आने वाले कल के बारे में परेशान है, और मोमिन आज का है, वो कल के मसाइल और कल के वसाइल कल पे छोड़ देता है। तो ये बिल्कुल हमें अपने दीन से भी यही रहनुमाई मिलती है, और ये इंसानी चैलेंज है अगर इसको देखा जाए कि आप आज इस वक्त जो अवेलेबल है, जो मौजूद है, जो प्रेजेंट है, उसको छोड़ के मैं फिक्र में लगा रहा हूँ आगे वाली। आप देखें कितना शैतानी ख्याल है, ये मुझे हटा देता है जो मैं कर सकता हूँ उससे, और मुझे शिकायत पे ले आता है, जो कि बहुत सारे लोग लग गए हैं, हमारी आवाम लग गई है। इसी तरीके से मैं माजी पे रोता रहूं, तो ये भी ईमान की अलामत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जो हो गया वो हो गया, और गलत हुआ है तो मुझसे माफी मांग लो, लेकिन उस पर अपनी जिंदगी खराब ना करो। आज पे जब हम इन दोनों वरीज से जब हम हटते हैं, तो नफ्सियात भी हमें ये बताती है कि हमारे पूरी की पूरी एनर्जी जो है जब हम आज के ऊपर लगाते हैं, और दूसरा उसके साथ रवैया शुक्र वाला डालते हैं बजाय इसके कि शिकायत वाला डालें, तो उस शुक्र वाले रवैये की वजह से जो इम्पैक्ट आता है, चाहे वो आप दीनी एतबार से देखें कि अल्लाह शुक्र करने वालों को ज्यादा देता है, या ऐसे लोग जो कि मुश्किल वक्तों में अच्छा मिजाज रखते हैं। रवैये की बात की है ना उमैर साहब, उसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा इस पर भी आप बात करें कि हमारा ये जो इत्मीनान है ना, ये शुक्र है जो हमें करना चाहिए इत्मीनान आने के बाद, उसका मयार कुछ बदल गया है। पहले वक्त थे कि जनाब पता था कि दाल भी पकी होगी तो हम खा लेंगे और अच्छी नींद आ जाएगी, अब दाल और आलू वगैरह पे तो गुजारा होता नहीं है। अब बच्चों को भी हमने मुरगन ग़िज़ाओं पे लगा दिया है कि उनको भी स्टेटस को शो करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हमने बता दिया कि आप ये खाओगे तो बताओगे अब मजा आया। ये क्यों हो गया? जी बिल्कुल, शुक्र वाला रवैया जरा कम हो गया है, मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और खाने पे भी मुकाबले और खाने दिखाने पे भी मुकाबले हैं। अभी भी हालांकि ऐसे लोग आपको नजर आते हैं, ये मुल्क आप जानती हैं 50% गरीब है, तो इसमें लोग पब्लिक दस्तरखान पे भी खाते हैं, लोग अपना बचा हुआ खाते हैं, कई घरों में पूरा नहीं होता 3 वक्त का, जितने लोग हैं उनके लिहाज से ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है। तो इस ऐसे वक्त को जब आप कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान में ही अगर आप देख लें कि हमारी आधी आबादी ऐसी है, तो कैसे हो सकता है कि आप अगले ने वाले से पहले शुक्र ना अदा करें? कैसे हो सकता है कि आपके घर में जो भी आप लजीज खाने बनाते हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान इतने अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मुरगन ग़िज़ाई बनाता है, लेकिन अगर वो हम शुक्र के साथ ना कर रहे हो तो वो कितना बड़ा कुफरान है। तो एक तो ज़ाती तौर पे इसके बारे में सोचें, दूसरा जब ये रवैया बन जाता है आपके घर के अंदर, तो आपके घर में बड़े तो एक इम्पैक्ट रखते हैं, लेकिन जो छोटे हैं वो कितनी बात सीखते हैं, और उनके लिए फिर ये जिंदगी भर का रवैया है कि उन्होंने शिकायत डालनी, उन्होंने रोला डालना है कि मुझे। लेकिन उमैर साहब मसला ये है कि हम पीयर प्रेशर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमारे सर पर इतना हावी हो गया है पीयर प्रेशर कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो बिना तस्वीर अपलोड किए, तो अब ऐसा लगता है जैसे खाना जो है वो हराम की कैटेगरी में आ गया है। वो हलाल ही उस वक्त होगा जब हम तस्वीर उसकी अपलोड करेंगे, और उसे फिर हम टैग करेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे कि जी हम आज क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये मामला जो है ये घर के खाने के अंदर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बाहर जाके आप दिखा रहे हैं लोगों को कि देखो हम भी अफोर्ड कर पाते हैं, हम भी कर सकते हैं और हम ये खा रहे हैं। इसका और कोई मकसद बज़ाहिर नजर नहीं आता है। इस सोच को कंट्रोल करने के लिए कि भाई आप 50% से ज्यादा आपने जिक्र किया कि गरीब आवाम है जो कि 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं खा पा रही है, लेकिन उस आवाम के पास भी मोबाइल फोन है और वो भी देख पाएगी स्क्रॉल करते हुए कि लोग क्या खा रहे हैं। उनका ख्याल करते हुए आपको नहीं लगता कि इस पीयर प्रेशर से हमें बाहर निकलना चाहिए? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एक तो पीयर प्रेशर है क्योंकि और लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपका भी दिखावा भी होता है ना। देखिए जब आप अंदर से कहते हैं ना कि जब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप खौफ से भरे हुए होते हैं, आप खौफ की जिंदगी जीते हैं। और खौफ की जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि मैं छुपता फिरूंगा, खौफ की जिंदगी जीने का मतलब ये भी कि मैं दिखाता फिरूंगा। मुझे खौफ है कि आप मुझे छोटा ना समझ, मुझे खौफ है कि आप मेरे ऊपर, तो ये हमारे अंदर आप जानते हैं कि क्योंकि
जो जिन कौमों पे हुक्मरानी होती है तो उनके अंदर खौफ ज्यादा बस जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये दिखावा थोड़ा सा है भी हमारे कल्चर में, सिर्फ सोशल मीडिया और खाने के हवाले से नहीं है, वैसे भी नजर आता है। आप देखेंगे ईद कुर्बान के ऊपर क्यों लोग 10 जानवर बाहर खड़े करते हैं, एक जानवर खड़ा करें बाकी 9 इधर उधर कर दें, लेकिन कुछ है। तो मैं इस पे बुराई नहीं करता, मुझे लगता है अच्छा बिहेवियर दिखाने में भी कोई गम नहीं है, उससे और लोग हिदायत पकड़ते हैं। लेकिन खाने के एतबार से मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, देखें अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ज़कात, खैरात, सदकात और फिर खाने को अलग से बताया है। तो जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात पूरी नहीं होती, पाकिस्तान में बच्चे स्टंटिंग का शिकार है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जिसका दस्तरखान भरा हुआ है उस पे खाना है, और जितना भी खाना है वो यकीनन आगे जरूर कुछ ना कुछ दस्तरखान भर सकता है और उसे भरना चाहिए आज के वक्त में। और इसी तरीके से देखें, जब हम निकल आएंगे इस वक्त से, आप देख रहे हैं कि वैसे ही हालात ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, अब नए इलेक्शंस भी हो जाएंगे तो आप देखेंगे हम एक बूम देखेंगे, और उस वक्त फिर आपको आपका ये अमल बहुत ज्यादा बरकत देगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी देगा कि आपने बुरे वक्तों में भी अच्छे काम नहीं छोड़े। क्या बात है, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएगा उमैर साहब कि इंडिविजुअली जो हमारा किरदार है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो दौड़ है ना, अक्सर मैं स्टार्स को सुनती हूँ कि जनाब अपने हाल में आप रहना सीखें, खुश रहना सीखें। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, हमें पॉजिटिव ख्याल बाद में आते हैं, नेगेटिव पहले आना शुरू हो जाते हैं कि ये ना हो जाए, कहीं ऐसा होगा तो ऐसा ना हो जाए। ओवर थिंक करना पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है, इसको आप कैसे ओवरकम करें, बताएंगे? ये भी पाकिस्तानी ओवर थिंक कर रहे हैं अपने आप को, ये इंसानी मसला है, ये पाकिस्तानी मसला नहीं है। और हम ओवर थिंक करते हैं, हम फंस जाते हैं, हम फिक्सेट हो जाते हैं, इंसान जज्बाती फैसले करता है, गुरूर में आ जाता है, अना में आ जाता है। तो ये तमाम इंसानी फेल है, इंसानी फितरत का हिस्सा है, और इसी से राइज अबव करना एक कामयाब इंसान, एक बाकिरदार इंसान होना है। कि मैं कैसे अपनी इस टेम्पटेशन को ना गिव इन करूं। सॉरी, मैं बहुत सारे अंग्रेजी के लफ्ज उर्दू में ट्रांसलेट करता रहता हूँ। तो यही इंसानी चैलेंज है, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी चैलेंज। करने की क्या जरूरत है? देखें, जब जिंदगी में मकासद होते हैं, जब आप अपनी जिंदगी का पूरा सांचा अपने सामने रखते हैं, तो आपको नजर आता है कि ये तो एक कुछ वक्त का सफर है। मैं अब मिड जिंदगी में पहुंचा हूं तो मुझे इतनी चीजें देख के ऐसा लगता है ये तो वक्त मेरा गुजर गया। तो जो मुझसे आगे हैं वो भी यकीनन ये बात ज्यादा रिकग्नाइज करते हैं कि हम सब ने चले जाना है, और हमने जब चले जाना है तो हमने क्या कहानी पीछे छोड़ के जानी है। वो कहानी क्या होगी? हम अपने रब के पास जब वापस जाएंगे तो हम ये मुंह लेके जाएंगे कि हमने हर बात पे शिकायत की, हमें खाना मुख्तलिफ मिला तो हमने नहीं खाया, हमें रेस्टोरेंट पे नहीं लेके गए माँ बाप तो हमने रोला डाल दिया, हमने वो रिस्क जो कि कितने लोगों को मैसर नहीं था एक ऐसे वक्त के अंदर, और मैंने उसके ऊपर शिकायत डाली। तो ये तमाम आपकी मेरी कहानी का हिस्सा है। इसी तरीके से हमारी कहानी उन लोगों से भी भरी है, ऐसे लोगों से भरी है इस मुल्क के अंदर जो कि हलाल पे गुजारा करते हैं, जो कि कम पे गुजारा करते हैं, जो कि थोड़ा खाते हैं, मिल के खाते हैं और शुक्र अदा करते हैं। मैं आपको बता तो नहीं सकता कि अल्लाह के निज़ाम अपना है, उसने रिवॉर्ड भी कैसे देने, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को यहाँ होते हुए ना खुश देखा है, और कितने लोगों के पास ना होते हुए उन्हें खुश देखा है, उन्हें सुकून में देखा है। तो दुआ करनी चाहिए और भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने रवैये में शुक्र धरें। आप सही कह रहे हैं, ये तो हर मसले का हल है ना कि अल्लाह पर आप यकीन रखें, ईमान पुख्ता रखें तो मसाइल का हल भी निकलता है, हर तारीकी के बाद सवेरा। और राजी हो के हम काम अच्छा करते हैं, हम नौकरी अच्छी करते हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपका। आपने बड़ी खूबी, बड़ी मोटिवेशनल स्पीच आपकी जो है वो पहुंची, और शायद इसीलिए जो है वो सहरिश गुजरे हुए कल को पास्ट, आने वाले कल को फ्यूचर, और जो आज हम जी रहे हैं उसे प्रेजेंट कहा गया है। ये एक तोहफा है, इसे तोहफा ही समझिए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।